तो पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से किस्मत यातो और ह्यूरी को एक दूसरे से मिला देती है, जिसके बाद काफी सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। अब चाहे बात ह्यूरी के आधे फैंटम बनने की हो या फिर बिना रेगेलिया के यातो के किसी से भिड़ने की, पर आखिर में यातो ह्यूरी को फार शोर और नियर शोर के बारे में बताता है और उसे दोबारा इंसान बनाने का वादा करता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है ह्यूरी अपने जिस्म से निकल चुकी होती है और वो अपने मन में कहती है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही जब से मैं उस लड़के से मिली हूँ जो अपने आप को देवता कहता है, पर अपनी बॉडी के बिना भी मैं चीजों को छू सकती हूँ। ये कितनी कमाल की बात है। जिसके बाद वो शैम्पू के झाग से नकली कान बनाकर बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कूल में सोने की वजह से ह्यूरी की टीचर उसे जगाने लगती है और कहती है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें नर्स के ऑफिस चले जाना चाहिए। जो सुनकर ह्यूरी काफी शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो भी बाकी लड़कियों के साथ चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आती है और अपने मन में कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे साथ ये सब उस एक्सीडेंट के बाद से हो रहा है। कोई और वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूँ। क्रिएचर्स जो कि इंसानी नजर के परे हैं, पर मुझ में ऐसा क्या खास है जो अब मैं इन्हें देख सकती हूँ। तभी अपने दोस्तों की आवाज सुनकर वो नोटिस करती है कि वो दोबारा अपने जिस्म से निकल चुकी है। जिसके बाद अकीरा और आमी उसकी बॉडी को उठाकर ले जाने लगती है। दूसरी और ह्यूरी अपने स्पिरिट वाले रूप का फायदा उठाकर मजे करने लगती है। पर तभी उसे कुछ दूरी पर फैंटम्स दिखाई देते हैं, जिससे उसे यातो की एक बात याद आती है। फैंटम्स हर जगह मौजूद है, अंधेरे में छुपे हुए, आसमान में उड़ते हुए, यहाँ तक कि लोगों के कंधों पर भी। वो हर तरह के शेप और साइज के होते हैं, पर वो दूर किनारों के निवासी हैं, बिल्कुल बेजान। इसीलिए जो उन्हें देख सकते हैं वो है छोटे बच्चे, जानवर और हम, जो पास और दूर किनारों के बीच मौजूद है। फिर ह्यूरी की नजर एक अजीब से कोहरे की तरफ जाती है, जो देखकर वो खुद से कहती है, तो क्या इसे ही कहते हैं तूफान? एक डार्क ऑरा जिससे फैंटम्स अट्रैक्ट होते हैं। यातो ने कहा था फैंटम्स लोगों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे लोग सारी उम्मीद खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पर तभी ह्यूरी को याद आता है कि यातो ने 2 हफ्ते से उससे कांटेक्ट नहीं किया। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यातो किसी ट्रेन के अंदर अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और साथ ही साथ कॉल पर ह्यूरी की कंप्लेंट सुनने लगता है। तभी ह्यूरी यातो के देवता होने की बात पर शक जताने लगती है, जो सुनकर यातो तुरंत ह्यूरी की लोकेशन पर प्रकट होकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान ये कर सकता है? तो ह्यूरी कहती है, मुझे अभी भी शक है, भला कौन से भगवान ट्रैक सूट और गले में वो अजीब सा कपड़ा पहनते हैं? जो सुनकर यातो कहता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या तुम्हारे मॉम डैड ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया? और रही बात इस कपड़े की, तो ये मेरा खास मुलायम स्कार्फ है। तभी कुछ लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं और वो ह्यूरी को खुद से बातें करता हुआ देख उसे पागल समझने लगते हैं। जिसके बाद ह्यूरी यातो से पूछती है, आखिर तुम में और फैंटम्स में क्या अंतर है? मेरा मतलब तुम्हें भी ज्यादातर लोग नहीं देख सकते और फैंटम्स के साथ भी ठीक ऐसा ही है। तो यातो कहता है, उनके विपरीत मैं असल में फार शोर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं किसी इंसान के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड ऑफ वॉर हूँ जो कि लोगों की इच्छा से बना है। पर हम दोनों में से तो तुम फैंटम से ज्यादा मिलती जुलती हो। जिसके बाद तभी ह्यूरी नोटिस करती है वो दोबारा अपने जिस्म से अलग हो चुकी है, जो देखकर या तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर फिर वो सीरियस होकर कहता है, सच कहूँ तो तुम इस स्पिरिट फॉर्म में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो। तुम अब एक जीती जागती फैंटम हो, यानी कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे और जब वो आएंगे वो तुम्हें भ्रष्ट करके तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लेंगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम अपने आप को खो दोगी। फिर तुम वो लक्ष्मण रेखा भी पार कर दोगी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और उस रास्ते के पार तुम्हें नसीब होगा एक नर्क, सुकून देने वाला। जो सुनकर ह्यूरी कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो या तो कहता है, बिल्कुल कर दूंगा, वैसे भी तुमने 5 यान दे दिए हैं, और हाँ मैं कोई रिफंड नहीं देता, ऐसे ही पैसे जमा करते करते मैं एक दिन एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा। और ऐसा कहते हुए या तो दोबारा अपनी फैंटेसीज में खो जाता है। जिसके बाद ह्यूरी उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाकर कहती है, आखिर तुम मुझे कब ठीक करोगे? तो या तो कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई रेगेलिया नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेगेलिया देवताओं के लिए हथियार का काम करती है, एक रेगेलिया के साथ मैं कुछ भी काट सकता हूँ। तो ह्यूरी कहती है, इसीलिए तुम अभी किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर यातो को दिल में झटका लग जाता है। जिसके बाद ह्यूरी को यातो के जरिए पता चलता है कि रेगेलिया असल में स्पिरिट्स होते हैं। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। फिर ह्यूरी सोचने लगती है
कि आखिर वो खुद को इस मुसीबत से भला कैसे निकाले। जिसके बाद वो अपने आइडल तोनो को याद करने लगती है और उससे मोटिवेट होके वो खुद से कहती है क्यों ना मैं रेगेलिया ढूंढने में यातो की मदद करूं। फिर वो एक एक फैंटम के पास जाकर उनसे यातो का रेगेलिया बनने के लिए पूछने लगती है, पर रेगेलिया के बदले सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। जिसके बाद उसे दूर कहीं एक तूफान दिखाई देता है, जो देखकर वो कहती है मुझे यकीन है वहाँ मुझे कोई ना कोई रेगेलिया जरूर मिल जाएगा। फिर वो काफी उम्मीद के साथ उसी डायरेक्शन में निकल पड़ती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम यातो को किसी के बाथरूम की मरम्मत करते हुए देखते हैं और उसके काम से खुश होकर एक आदमी कहता है यार तुम तो प्रो हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई इस काम को इतना बेहतर कर पाता। सच कहूँ तो तुम्हें बस 5 यान देकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ये लो मेरी तरफ से एक टिप। जिसके बाद यातो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगता है क्या यार मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और मैंने अपना पूरा दिन एक बाथरूम की मरम्मत करने में लगा दिया। पर फिर वो उस आदमी से मिली हुई बियर को पीकर खुश हो जाता है और वहीं किसी और के मंदिर में लेटकर आसमान की ओर देखते हुए कहता है आज की रात बहुत तूफानी है। तभी उसे हियोरी का कॉल आता है और कॉल रिसीव करने पर हियोरी कहती है इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ करना, पर शायद मैंने तुम्हारे लिए एक रेगेलिया ढूंढ लिया है। जो सुनकर या तो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है, पर किसी रेगेलिया के बदले उसकी मुलाकात एक फैंटम से होती है। जिसके बाद यातो और हियोरी वहाँ से भागने लगते हैं और यातो कहता है किस एंगल से वो तुम्हें एक रेगेलिया दिख रहा है, कोई भी पहली नजर में देखकर बता सकता है कि वो एक फैंटम है। तो हियोरी कहती है पर तुमने ही कहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो सुनकर यातो कहता है अरे मैं कुएं में कूदने बोलूंगा तो कूद जाओगी क्या। पर तभी हियोरी नोटिस करती है कि वो अपनी बॉडी फिर से छोड़ आई है। जिसके बाद वो फैंटम उन पर हमला करने लगता है और वो दोनों जैसे तैसे करके उससे बचने लगते हैं। पर तभी हियोरी को याद आता है कि वो अपने इस स्पिरिट फॉर्म में बहुत कुछ कर सकती है और यही सोचकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर या तो उसकी पूंछ खींचकर उसे उस फैंटम के मुंह में जाने से बचा लेता है, पर इसी बीच उसका खुद का हाथ उस फैंटम के मुंह में फंस जाता है। इसीलिए जैसे तैसे करके वो उस फैंटम का एक हिस्सा काटकर उसके चंगुल से निकल जाता है और हियोरी को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हियोरी यातो के बाएं हाथ को देखकर कहती है तुम्हारा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो यातो कहता है मुझे छूना मत वरना तुम भी इसके चपेट में आ जाओगी। ये एक तरह की अपवित्रता है जिसके फैलने पर अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ये अंदर ही अंदर तुम्हें खाता रहेगा। वैसे तुम्हारे पीछे वो कोई पूंछ नहीं है, वो एक तरह की लाइफलाइन है जो तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म्स को जोड़े रखती है। अगर वो कट गई तो मानो तुम्हारी जिंदगी भी गई। पर यातो की बात खत्म होने से पहले ही वो फैंटम उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है, जो देखकर वो दोनों भागने लगते हैं और हियोरी कहती है इसका मतलब मैं वायरलेस नहीं हूँ। तो यातो कहता है इसीलिए कह रहा हूँ वो थोड़ी देर पहले वाली बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना। तो हियोरी कहती है मगर तुम भी तो बिना रेगेलिया के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यातो की नजर एक स्पिरिट की ओर जाती है और वो खुद से कहता है एक बच्चा, या सही तौर पर कहूँ तो एक टीनेजर। तभी वो फैंटम उन तक पहुंच जाता है जिससे हियोरी घबराने लगती है। इसलिए या तो बिना एक और पल गवाए तुरंत उस स्पिरिट की ओर बढ़ता है, पर उस फैंटम के पीछा ना छोड़ने पर या तो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो उस स्पिरिट की ओर कुछ लिखते हुए कहता है रूह जो इस दुनिया में खोई हुई है, जिसके पास कहीं जाने या लौटने की कोई जगह नहीं, तो आओ मैं तुम्हें एक जगह देता हूँ। मेरा नाम है यातो और अब मेरे दिए गए नाम के साथ तुम्हें यहाँ रहना होगा। इन नामों के साथ मैं तुम्हें अपना सेवक बनाता हूँ। इन नामों के साथ मैं अपनी जिंदगी के जरिए तुम्हें एक रेगेलिया बनाता हूँ। तुम युकी, रेगेलिया सेक्की, आ जाओ। जिसके बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकते हुए यातो के हाथ में आ जाता है और एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। जिसके बाद यातो को उस रेगेलिया का पास दिखने लगता है, पर तभी वो फैंटम बौखलाते हुए आकर यातो को खा लेता है, जो देखकर हियोरी डर जाती है। लेकिन यातो कहता है तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं यातो गॉड सेक्की के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूँ। और इसी के साथ यातो उस फैंटम को काट देता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। पर यातो खुद को संभाल ना पाने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसे रोता हुआ देख हियोरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोरी अपनी बॉडी के साथ वापस आ जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो यातो कहता है अपवित्रता को हटा रहा हूँ। पर उसे पानी से हाथ धोता देख हियोरी हैरान होकर कहती है ये बस पानी से ठीक हो जाता है। पर यातो उसकी बात को नजरअंदाज करके कहता है चलो कम से कम इससे मेरा कुछ फायदा तो हुआ। हम काफी खुशकिस्मत थे जो हम एक पवित्र रूह से टकरा गए। इस प्लेट की लेंथ भी एकदम परफेक्ट है। जिसके बाद हियोरी खुश होकर कहती है अच्छा तो ऐसा होता है एक रेगेलिया, ये बिल्कुल एक तलवार जैसा है। तो यातो कहता है हाँ सही कहा, इसका नाम है युकी।
थोड़ा प्यार से कहे तो युकी ने। तभी वो रेगेलिया चमकने लगता है और एक लड़के में बदल जाता है, जो देखकर ह्यूरी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का ठंड से कांपने लगता है और या तो अपने ट्रैक सूट का अपर उतारते हुए उससे कहता है, मैं हूँ या तो तुम्हारा मास्टर, मैंने तुम्हें दूर किनारों से बुलाया है मेरा रेगेलिया बनने के लिए। तुम्हें अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ये कहकर या तो उसे अपना जैकेट ऑफर करता है, तो युकी ने कहता है बिल्कुल नहीं, उसमें से पसीने की बदबू आ रही है। जिसके बाद ह्यूरी उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है, जो वो तुरंत लेकर अपने गर्दन पर लपेट लेता है और कहता है बाहर बहुत ठंड है, क्या हम कहीं अंदर नहीं जा सकते। पर या तो उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि बेचारा सदमे से ही नहीं निकल पाता।